जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th समष्टि अर्थशास्त्र अध्याय 5 सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्राप्तियों के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने बजट का अर्थ और इसका अवयव देखा था। यह एक सीरीज़ है, यानी इसमें अध्याय 5 का पूरा अध्ययन विभिन्न पार्ट्स के माध्यम से करवाया जाएगा। ये जो मॉड्यूल है वह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले और 12th क्लास के स्टूडेंट्स को अवधारणा क्लियर करने और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को समझने के लिए तैयार किया गया है। पार्ट 2 में हम प्राप्तियों के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे, यानी बजट में जो प्राप्तियां होती हैं उनका वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है, इसका अध्ययन हम करेंगे। बजट में जो प्राप्तियां होती हैं वो दो प्रकार की प्राप्तियां होती हैं। एक तो राजस्व प्राप्तियां होती हैं और दूसरी पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। तो सबसे पहले हम राजस्व प्राप्तियों को देखेंगे। राजस्व प्राप्तियां कौन सी प्राप्तियां होती हैं? जो गैर प्रतिदेय होती हैं। अब ये गैर प्रतिदेय का अर्थ क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपने किसी से कोई वस्तु खरीदी, तो उसके बदले में आपको क्या करना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। मतलब ये जो वस्तु है वो क्या है? प्रतिदेय। आपने कुछ दिया तब कुछ लिया, आपस में एक्सचेंज किया। लेकिन राजस्व प्राप्तियां गैर प्रतिदेय होती हैं। इसका अर्थ यह होता है कि इसके बदले में जो सरकार होती है वो जनता से कर टैक्स तो लेती है, लेकिन बदले में जनता को डायरेक्ट रूप से कुछ देगी ऐसा कुछ नहीं है। इसके बदले में सरकार को प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं देना होता। इसलिए राजस्व प्राप्तियां क्या कहलाती हैं? यह गैर प्रतिदेय प्राप्तियां। इनके बदले में सरकार को कुछ भी देना नहीं होता है। इसके बाद जो राजस्व प्राप्तियां होती हैं उनका दो भागों में वर्गीकरण किया जा सकता है। एक तो कर राजस्व और दूसरा गैर कर राजस्व। कर राजस्व यानी सरकार को करों से जो प्राप्तियां होती हैं, और गैर कर राजस्व यानी करों के अलावा जो प्राप्तियां होती हैं। अब जो कर से प्राप्तियां होती हैं उनका भी हम दो भागों में वर्गीकरण कर सकते हैं। एक तो प्रत्यक्ष कर और दूसरा अप्रत्यक्ष कर। अब प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं? जो मतलब जिनका जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स आपके ऊपर लगाया गया तो आप ही इसका भुगतान करेंगे, तो ये क्या हो गया? प्रत्यक्ष कर। जबकि अप्रत्यक्ष कर, जैसे कि मान लीजिए किसी वस्तु पर कर लगाया, अब ये कर किस पर लगाया जाएगा? इसका जिसने उत्पादन किया है। जबकि इसका भुगतान कौन करेगा? जिसने कि इसको खरीदा। जैसे मान लीजिए आप पेन का यूज़ करते हैं, अब इस पेन को बनाने वाले ने उत्पादन कर दे दिया, लेकिन ये क्या करेगा? पेन के मूल्य में ही इसके मतलब पेन मान लीजिए उसने 5 रुपये का बनाया है। अब अगर उसने कर दिया है तो वो कर जो है वो इसके मूल्य में जोड़ देगा, यानी अपना लाभ और कर आदि को जोड़कर इसने पेन की प्राइस 10 रुपये दी। आपने तो ये पेन 10 रुपये में ख़रीदा, आपको पता ही नहीं चला कि आपने कर दिया। तो प्रत्यक्ष कर में आपको प्रत्यक्ष रूप से पता चलता है कि आपने कर दिया, जबकि अप्रत्यक्ष कर में पता नहीं चलता। यानी प्रत्यक्ष कर में कर का भार प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है और अप्रत्यक्ष कर में कर का भार अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। तो हमने ये देखा कि जो प्राप्तियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां के भी दो वर्गीकरण है, एक तो कर राजस्व और दूसरा गैर कर राजस्व। कर राजस्व दो प्रकार का होता है, एक तो प्रत्यक्ष कर और दूसरा अप्रत्यक्ष कर। अब जो प्रत्यक्ष कर है उसके उदाहरण क्या हैं? जैसे कि आय कर है, निगम कर है। जब हम इन्हें अदा करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने कर दिया। अब अप्रत्यक्ष कर क्या है? अप्रत्यक्ष कर जो है वो सीमा शुल्क है, सेवा कर है, ये जो है अप्रत्यक्ष है। जैसे सीमा शुल्क आप आयात निर्यात करते हैं तो वस्तुओं पर जो कर लगता है वो सीमा शुल्क होता है। सेवा कर, आप किसी से कोई सेवा लेते हैं, हॉस्पिटल में सेवा लेते हैं
तो जो हॉस्पिटल का बिल होता है उसमें सेवा कर लगा होता है, तो ये क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। इसके अलावा प्रत्यक्ष कर जो हैं उनमें कुछ कर जो हैं वो कागजी कर भी कहलाते हैं। कागजी कर क्यों कहलाते हैं? क्योंकि कागज़ पर इनका उल्लेख है, सरकार इन्हें कलेक्ट तो करती है लेकिन कलेक्ट करने में जो व्यय होते हैं उसकी तुलना में इनसे आय बहुत कम होती है। जैसे कि संपत्ति कर है, उपहार कर है, संपत्ति शुल्क, इनसे आय बहुत कम होती है, इसलिए अब सरकार इन्हें क्या कहती है, कागजी कर कहने लगी है। इसके अलावा सरकार जो कर लगाती है उसके कई प्रकार के कर लगाती है और कई उद्देश्यों से कर लगाती है। जैसे पुनर्वितरण के उद्देश्य से सरकार प्रगतिशील कर लगाती है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हुआ कि पुनर्वितरण के उद्देश्य से सरकार किस प्रकार के कर लगाती है, तो प्रगतिशील कर लगाती है। अब ये प्रगतिशील कर क्या होता है? प्रगतिशील कर का अर्थ है कि अगर आपकी आय 1 लाख है तो आप पर 10% से कर लगेगा, अगर आपकी आय 2 लाख है तो आप पर 20% से कर लगेगा, आपकी आय 3 लाख है तो आप पर 30% की दर से कर लगेगा। यानी जैसे जैसे आपकी जो आय है उसमें वृद्धि होगी वैसे वैसे कर की जो दर है उसमें भी वृद्धि हो जाएगी। और मान लीजिए आपकी आय 1 लाख से कम है तो आप पर कोई कर नहीं लगेगा, यानी गरीबों पर कर नहीं लगाया जाता और अमीरों पर कर ऊंची दर से लगाया जाता है। और फिर कर से जो राशि एकत्रित होती है वो गरीबों पर खर्च होती है, यानी अमीरों का पैसा धीरे धीरे गरीबों के कल्याण पर खर्च किया जाता है, जिससे कि पुनर्वितरण यानी धन का वितरण जो असमान है वह धीरे धीरे क्या हो जाता है, समान होने लगता है। गरीबों के पास पैसा आने लगता है और अमीरों का पैसा टैक्स के रूप में कम होने लगता है और इन दोनों के बीच की जो खाई है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ये प्रगतिशील कर हुआ जो पुनर्वितरण के उद्देश्य से लगाया जाता है। अब सरकार जो कर लगाती है वह उस कई प्रकार के कर वस्तुओं की प्रकृति के अनुसार कर लगाती है। जैसे कि एक कर होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई अनिवार्य वस्तु है तो अनिवार्य वस्तु पर सरकार कोई कर नहीं लगाएगी, उसे कर मुक्त। जैसे नमक अनिवार्य वस्तु है, ऐसी वस्तुएं जैसे मिट्टी का तेल जो कि इसेंशियल होती है उन पर सरकार कोई कर नहीं लगाती है, बहुत कम दर पर कर लगाती है। फिर अर्धविलासिता वस्तु जैसे कि पंखा अर्धविलासिता वस्तु है तो इस पर सरकार क्या करेगी, सामान्य दर या कम दर से कर लगाएगी। पूर्ण विलासिता वस्तु जैसे एसी तो इस पर सरकार क्या करेगी, ऊंची दर से कर लगाएगी। यानी अनिवार्य वस्तुओं पर कोई कर नहीं लगाया जाता, अर्धविलासिता वस्तुओं पर सामान्य दर से कर लगाया जाता है और पूर्ण विलासिता वस्तुओं पर ऊंची दर से कर लगाया जाता है। सरकार ऐसा क्यों करती है? क्योंकि पूर्ण विलासिता वस्तुओं का उपयोग अमीर करते हैं तो ये ऊंची दर से कर देने में सक्षम होते हैं, जबकि अनिवार्य वस्तुओं का अधिक उपयोग गरीब लोग करते हैं, इसलिए इनको कर से मुक्त रखा जाता है या इन पर कम दर से कर लगाया जाता है। फिर है जो केंद्र सरकार है वो राजस्व के अलावा उसे गैर कर राजस्व प्राप्तियां, हमने अभी देखा था कि राजस्व प्राप्तियां 2 प्रकार की होती हैं, एक तो कर राजस्व और दूसरा गैर कर राजस्व। गैर कर राजस्व यानी कर के अलावा सरकार को किन स्रोतों से आय प्राप्त हो सकती है, जो गैर प्रतिदेय है। जैसे ऋण सह ब्याज, मतलब ऋण पर सरकार ने किसी को ऋण दिया है और उस पर सरकार को ब्याज प्राप्त होता है तो वो क्या हो जाएगा, गैर कर राजस्व प्राप्ति। सरकार ने कोई निवेश किया है, अपना पैसा किसी संपत्ति में या किसी व्यापार में निवेश किया है तो उससे सरकार को लाभांश प्राप्त हो रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है। सरकार किसी प्रकार की सेवा प्रदान करती है और उससे सरकार को कोई आय प्राप्त होती है तो वो क्या हो जाएगी, गैर कर राजस्व के अंतर्गत आएगी। यहाँ पर सरकारी बजट का वर्गीकरण ये हम पूरा देख लेंगे और इसके बाद आपको ये अपने आप चार्ट आप खुद बना सकते हैं। अब गैर कर राजस्व जो है उसमें आपका विदेशी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन
यदि सरकार को कोई नगद सहायता या अनुदान देते हैं तो वह भी किस में आएगा, गैर कर राजस्व की श्रेणी में आएगा। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राजस्व प्राप्तियां सरकार की होती हैं उसका उल्लेख किस विधेयक में किया जाता है, यानी वित्त विधेयक। सरकार जो है बजट के साथ कुछ विधेयक प्रस्तुत करती है, उसमें एक विधेयक होता है वित्त विधेयक। इस वित्त विधेयक में क्या लिखा होता है कि सरकार को राजस्व प्राप्तियां किन किन स्रोतों से होंगी, कर का उल्लेख वित्त विधेयक में किया जाता है। अब हम देखते हैं कि पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं और इनके उदाहरण क्या हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि सरकार ने किसी को ऋण दिया है, तो ऋण पर वो व्यक्ति ऋण की राशि लौटाएगा, तो सरकार को जो आय प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी, पूंजीगत प्राप्तियां। इसके अलावा सरकार क्या कर सकती है कि सरकारी जो संपत्ति है उसके शेयर की बिक्री कर सकती है। शेयर की बिक्री मतलब मान लीजिए कि सरकार की कोई फैक्ट्री है, अब सरकार ने इसके 51% शेयर या कितने भी शेयर किसी निजी व्यक्ति को बेच दिए, तो ये निजी व्यक्ति शेयर खरीदेगा और इसके बदले में सरकार जो है उसको भुगतान करेगा। तो ये सरकार की क्या हो गई, शेयरों की बिक्री से आए। और यदि सरकार ने ये पूरी फैक्ट्री ही निजी व्यक्ति को बेच दी तो इस पूरी फैक्ट्री की जो कीमत होगी वो सरकार को मिल जाएगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, विनिवेश। तो या तो सरकार कुछ अंश बेच सकती है शेयरों के माध्यम से या पूरे उपक्रम का विनिवेश भी कर सकती है। तो इस प्रकार से सरकार को पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। इसके अलावा पूंजीगत प्राप्तियों में जैसे सरकार ने मान लीजिए किसी से ऋण लिया तो वो सरकार की पूंजीगत प्राप्ति है, लेकिन सरकार को ऋण को लौटाना भी पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि ऋण लिया तो लौटाना। तो ये जो हैं पूंजीगत प्राप्तियां प्रतिदेय प्राप्तियां कहलाती हैं। जैसे हमने राजस्व प्राप्तियों में देखा था ना कि गैर प्रतिदेय होते हैं, लेकिन पूंजीगत प्राप्तियां कैसी होती हैं, ये प्रतिदेय प्राप्तियां होती हैं, इनका भुगतान करना होता है। और यदि सरकार किसी संपत्ति को बेचकर पूंजीगत प्राप्ति प्राप्त करती है तो उससे सरकार की आस्ती यानी संपत्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे सरकार की कोई फैक्ट्री है और सरकार ने इसे बेच दिया तो संपत्ति जो है सरकार की ख़त्म हो जाएगी और इस फैक्ट्री से सरकार को हर साल जो लाभ हो रहा था, आय हो रही थी, वो आय भी क्या हो जाएगी, भविष्य में समाप्त हो जाएगी। अब जो पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं इनका भी हम दो भागों में वर्गीकरण कर सकते हैं, एक तो ऋण उत्पादक और दूसरी गैर ऋण उत्पादक। ऋण उत्पादक का अर्थ है कि सरकार ने ऋण लिया और प्राप्ति हुई तो वो हो जाएगी पूंजीगत प्राप्ति ऋण उत्पादक। अगर सरकार गैर ऋण उत्पादक में क्या आएगा कि सरकार ने अपनी कोई संपत्ति जो है उसे बेच दिया और उससे सरकार को आय प्राप्त हो गई तो वो क्या हो जाएगी, गैर ऋण उत्पादक। अब हम सरकार की प्राप्तियों का एक बार ओवरऑल वर्गीकरण देख लेते हैं कि सरकार की जो प्राप्तियां होती हैं वो सरकार की प्राप्तियां दो प्रकार की होती हैं, एक तो राजस्व प्राप्ति होती है और दूसरी पूंजीगत प्राप्ति होती है। अब राजस्व प्राप्ति दो प्रकार की होती हैं, एक तो आपकी प्रत्यक्ष करों से राजस्व प्राप्ति होती है और दूसरी अप्रत्यक्ष करों से। और राजस्व प्राप्ति को पहले आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में नहीं, पहले आप दो भागों में वर्गीकृत करेंगे, एक तो आपकी कर राजस्व और दूसरा गैर कर राजस्व। और कर राजस्व को दो भागों में वर्गीकृत करेंगे, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। पूंजीगत प्राप्तियों के भी दो भागों में वर्गीकरण हो जाएंगे आपके, एक तो आपका हो जाएगा कि ऋण उत्पादक पूंजीगत प्राप्तियां और दूसरी गैर ऋण उत्पादक पूंजीगत प्राप्तियां। तो ये आपकी प्राप्तियों का वर्गीकरण हुआ। अब हम एक क्वेश्चन और देख सकते हैं कि राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्तियों में क्या अंतर होता है। राजस्व प्राप्ति और
पूंजीगत प्राप्ति, क्योंकि अंतर से हमें क्लियरिटी ज़्यादा आएगी। पहला तो अंतर है प्रतिदेय। हमने देखा था कि सरकार कर इकट्ठा करती है तो उसके बदले में सरकार को जनता को कुछ भी नहीं देना पड़ता है। तो राजस्व प्राप्तियां जो होती हैं गैर प्रतिदेय होती हैं, प्रतिदेय नहीं होती, जबकि पूंजीगत प्राप्तियां प्रतिदेय होती हैं। फिर आपने वर्गीकरण देखा था कि राजस्व प्राप्तियां जो हैं इनका वर्गीकरण अलग होता है और पूंजीगत प्राप्तियों का वर्गीकरण अलग होता है। राजस्व प्राप्तियां कर राजस्व गैर कर राजस्व होता है वर्गीकरण, जबकि पूंजीगत प्राप्तियों का वर्गीकरण क्या होता है, और ऋण उत्पादक और गैर ऋण उत्पादक। इसके अलावा राजस्व प्राप्तियां जो होती हैं उनका संपत्ति से कोई संबंध नहीं होता, जबकि अगर हम पूंजीगत प्राप्तियां होती इनका संपत्ति से कोई संबंध नहीं होता, जबकि पूंजीगत प्राप्तियों से जो संपत्ति होती है सरकार की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी इनका संपत्ति से संबंध होता है। तो राजस्व प्राप्तियां अल्पकालीन होती हैं, जबकि पूंजीगत प्राप्तियां जो होती हैं वो दीर्घकालीन होती हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों में अंतर हुआ। सो थैंक यू।